हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम द्विवेदी, आप सभी का स्वागत है। देखो, हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन एवं कार्बन वर्ण कोड। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, हम लोगों ने पिछली क्लास में जो पढ़ा था कि प्रतिरोध जो होता है R, वह अनुक्रमानुपाती होता है लंबाई के, एवं प्रतिरोध R व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। कहने का मतलब है, यदि तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, और यदि तार की मोटाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान घटता है। इसके बाद हम लोगों ने ताप पर निर्भरता पढ़ी थी कि यदि ताप बढ़ाते हैं तो चालक के लिए प्रतिरोध R का मान बढ़ता है, लेकिन यदि अर्धचालक लेते हैं तो अर्धचालक के लिए प्रतिरोध R का मान घटता है। ठीक है। और यदि मिश्र धातुएं लेते हैं तो मिश्र धातुओं के लिए भी प्रतिरोध R का मान बढ़ता है। ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग इस क्लास में, देखो, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ना है। प्रतिरोधों के संयोजन से मतलब क्या है हमारा, कि यदि हम लोग क्या करें, दो या दो से अधिक प्रतिरोध ले लें। अब हम लोग प्रतिरोधों को दो या दो से अधिक ले लें। मान लेते हैं यह एक प्रतिरोध है और यह दूसरा प्रतिरोध है। अब हम किसी परिपथ में इन दोनों प्रतिरोधों को जोड़ना चाहते हैं, तो देखो, दोनों प्रतिरोधों को हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक प्रकार होता है श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा प्रकार होता है समांतर क्रम संयोजन। हम लोग एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं, और इसका जो प्रैक्टिकल वीडियो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो देखो, यहां पर श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं। सबसे पहले तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, यदि हम मान लें कि हमारे पास में तीन प्रतिरोध हैं और उनके प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3। तीन प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3, और आपसे कहा जाए इनको सीरीज में जोड़िए, श्रेणी क्रम में जोड़िए। तो देखो, श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका होता है कि पहले प्रतिरोध को यदि हम लेते हैं तो पहले प्रतिरोध का एक सिरा बैटरी की एक प्लेट से जोड़ देते हैं। अब बैटरी की किसी भी प्लेट से जोड़ सकते हो, यह डिपेंड करेगा कि वह आपका प्लस से जुड़ा है या माइनस से। इसके बाद जो दूसरा सिरा है वह हम लोग दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से जोड़ते हैं। तो यहां पर हम लोग दूसरा प्रतिरोध ले लेते हैं। इसके पश्चात दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। अब ऐसे ही जितने प्रतिरोध दिए गए होंगे उनको सभी को इसी प्रकार जोड़ते जाएंगे। अब मान लो हमने तो तीन ही लिए हैं, तो जब तीन लिए हैं तो अब हमारा ये अंतिम प्रतिरोध हो गया। तो अंतिम प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वह बैटरी के दूसरी ओर से जोड़ देते हैं। हमने क्या किया, जो अंतिम सिरा है वह बैटरी के दूसरी ओर से जोड़ दिया। इसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखो, यहां पर पहला प्रतिरोध ये R1 है, दूसरा प्रतिरोध यह R2 है, और यह तीसरा प्रतिरोध है R3। अब मान लेते हैं कि इस बैटरी का जो वोल्टेज है वह V है। अब वोल्टेज V है तो यहां से धारा प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित होती है प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर, यानी कि प्लस से जाएगी और माइनस में अंदर आएगी। अब देखो, धारा जब डिवाइड होती है तो वहां संधि होनी आवश्यक है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं तो कहीं पर हमें संधि तो मिल नहीं रही। संधि का मतलब होता है वह किसी स्थान से फूटा होना चाहिए, दो भागों में डिवाइड होना चाहिए। यहां पर तो कहीं डिवाइडेशन है नहीं, तो यह एक ही तार है। तो यहां पर विद्युत धारा I प्रवाहित होती जा रही है। जितनी प्रवाहित हो रही है वो सभी में समान रूप से आगे निष्कासित होती जाएगी। लेकिन यदि बात करें यहां पर विभवांतर की, तो देखो, हमने V विभव दिया है, और क्योंकि सभी के बिंदु अलग अलग हैं, और जब बिंदु अलग अलग हैं तो सभी पर विभवांतर भी अलग अलग होगा। हम लोग मान लेते हैं R1 पर विभवांतर है V1, R2 के सिरों पर विभवांतर है V2, और R3 के सिरों पर विभवांतर है V3। अब इस स्थिति पर हम लोगों ने क्या देखा, देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि श्रेणी क्रम में
वैद्युत धारा समान रहती है। अब क्यों समान रह रही है? देखो, क्योंकि वैद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं तो यह कहीं पर डिवाइड नहीं हो रहा है, कहीं परिपथ दो भागों में डिवाइड हो नहीं रहा है, तो एक ही परिपथ में धारा जा रही है। आवेश सदैव संरक्षित रहता है, तो जो आवेश गया वो वहां पर माइनस प्लेट पर वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब है श्रेणी क्रम में वैद्युत धारा समान रहती है। अब हमने वोल्टेज दिया था V, लेकिन V वोल्टेज अलग अलग डिवाइड हो गया। अब क्योंकि वोल्टेज दो बिंदुओं का होता है और सभी के लिए बिंदु अलग अलग हैं, इस कारण से इनका वोल्टेज अलग अलग होता है। तो पहले पर V1 माना, दूसरे पर V2 माना, तीसरे पर V3 मान लिया। अब बात करते हैं यहां पर, देखो कि यदि हम मान लें कि पहले पर विभव V1 है तो R1 के सिरों पर V बराबर, देखो ओम का नियम पढ़ा है, V अपॉन I बराबर R, तो V बराबर IR होगा। तो R1 के सिरों पर V1 बराबर लिख सकते हैं I इंटू R1, I तो समान है। इसी प्रकार से अगर हम R2 के सिरों का विभवांतर ज्ञात करना चाहें तो V2 बराबर I इंटू R2, और इसी प्रकार से यदि तीसरे पर ज्ञात करना चाहते हैं तो V3 बराबर I इंटू में R3। तो देखो यहां पर विभव हमको पहले पर V1 प्राप्त हुआ I इंटू R से I इंटू R1, दूसरे पर I इंटू R2 और तीसरे पर I इंटू R3। अब बैटरी ने वोल्टेज जो दिया है वो तो V दिया है और यह V तीन भागों में डिवाइड हुआ है। इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि जो V है वह बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 के। अब हम यहां पर मान रख लेते हैं। जब मान रखने जाएंगे यहां पर, तो देखो यहां पर V1 का मान कितना है? I इंटू R1, और प्लस V2 का मान है I इंटू R2, और V3 का मान है I इंटू में R3। I कॉमन है तो I कॉमन होकर अब यहां पर बटे में आ जाएगा। देखो तो V अपॉन I बराबर, V अपॉन I लिखते हैं, V अपॉन I, यह I कॉमन होकर इसके बटे में चला गया, तो V अपॉन I बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो यहां पर हमको संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। तुल्य का अर्थ क्या होता है? इन तीनों की जगह पर हम एक ले आए, तीन थे उसकी जगह पर एक ले आए और वही कार्य करे जो ये तीनों कार्य कर रहे थे। इन तीनों का जो कार्य था वो अकेला एक कार्य करे, तो उसको हम बोलते हैं तुल्य। तो यदि हम क्या करें, तीनों के स्थान पर एक प्रतिरोध R ले आए, तो इस तरीके से हम लोग चित्र भी बना सकते हैं कि हम तीनों के स्थान पर एक ले आए, इसका प्रतिरोध है R। यह बैटरी से जोड़ा गया तो बैटरी पर विभवांतर तो V था। धारा कितना प्रवाहित कर रही है यह बैटरी? धारा प्रवाहित कर रही है I, तो V और यहां पर क्या आ गया? I आ गया। तो V बराबर क्या होगा? देखो IR, तो V बराबर IR होने पर V अपॉन I का मान क्या प्राप्त हो जाएगा? V अपॉन I का मान प्राप्त होगा R के बराबर। तो हम लोग इसको यहां पर लिख लेते हैं, इस जगह पर लिख लेते हैं। देखो V अपॉन I की वैल्यू को हम रख सकते हैं R के बराबर, तो R बराबर, अब V अपॉन I की जगह R रखा तो बराबर में कितना है? R1 प्लस R2 प्लस में R3। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध है वह कितना प्राप्त हुआ? R1 प्लस R2 प्लस R3। और यही क्या होता है किसी भी श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध का मान। 3 की जगह 4 जोड़ दिए जाए तो यहां पर प्लस R4 हो जाएगा। अब यदि हम इसको भाषा में लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं? देखो कि श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर यह आपको बात समझ में आई होगी, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटों में आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो तुल्य प्रतिरोध है R की वैल्यू वह R1 से छोटी होगी, R2 से छोटी होगी, R3 से छोटी होगी,
या तीनों से बड़ी होगी या तीनों के मध्यमान होगा। तो देखो यहां पर आप समझिए एग्जाम्पल के तौर पर कि तीनों का यहां पर योग लिखा है और आप R1 R2 R3 को कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं 1 1 1 मानेंगे, तो जो तुल्य आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा, इन तीनों से बड़ा आएगा सदैव, क्योंकि योग किया गया है। तो इसलिए जो तुल्य प्रतिरोध होता है श्रेणी क्रम में वह R का मान सदैव बड़ा होता है R1 से, R का मान सदैव बड़ा होता है R2 से और R का मान सदैव बड़ा होता है R3 से। इन तीनों के अलग अलग प्रतिरोधों से जो तुल्य प्रतिरोध है वह सदैव अधिक होगा। अब अगला पॉइंट, श्रेणी क्रम, अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा भी, श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा है I वह नियत रहती है। नियत रहने का मतलब है धारा I का यहां पर विभाजन नहीं होता है, क्योंकि विभाजन तब होगा जब ये क्या होंगे, शीर्ष यहां पर डिवाइडेड होंगे। यहां पर कोई शीर्ष डिवाइड है नहीं, तो जितनी धारा जा रही थी उतनी ही धारा निर्गत होती है। अब इसके बाद बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन कब लगाते हैं। कहने का अर्थ है कि बैटरी से हमको वोल्टेज भी प्राप्त हो रहा है, तो श्रेणी क्रम कब यूज करेंगे। तो देखो श्रेणी क्रम का उपयोग तब करते हैं, जैसे हमने कहा हमारे पास कोई बल्ब है 25 वोल्ट का, अब हमारे पास जो स्रोत है वो 50 वोल्ट का है। अब 50 वोल्ट का स्रोत है, अगर 25 वोल्ट के सेल के साथ जोड़ देंगे तो यह सेल खराब हो जाएगा। इस कारण से हमको क्या करना पड़ेगा, इस वोल्टेज को विभाजित करना पड़ेगा। और वोल्टेज का यदि विभाजन करना है, वोल्टेज को यदि डिवाइड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं। तो यहां पर आपको यह याद रखना है कि यदि विभव का विभाजन करना है तब क्या यूज करते हैं हम लोग, श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग आते हैं अगली हेडिंग पर, अब हम लोग आते हैं दूसरे नंबर पर, समांतर क्रम संयोजन में। समांतर क्रम संयोजन, अब देखो समांतर क्रम संयोजन में आपको यहां पर समांतर लिखा दिख रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि समांतर प्रतिरोध लगे होंगे। समांतर क्रम संयोजन का मतलब होता है यदि हमको 3 प्रतिरोध दे दिए जाए R1 R2 R3 और आपसे कह दिया जाए इनको समांतर क्रम संयोजन में लगा दिए, तो समांतर क्रम का मतलब होता है कि यहां पर प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा, मान लेते हैं यह पहला प्रतिरोध था, पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ दिया। इसी प्रकार से दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ दिया। इसी प्रकार से तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से और जो दूसरा सिरा है वह दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। तो ये जो संयोजन बना, इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। अब इन दोनों सिरों को हम लोग एक बैटरी से जोड़ देते हैं। यहां पर यह बैटरी हो गई, इस बैटरी का वोल्टेज हम मान लेते हैं V है। अब देखो यह पहला प्रतिरोध है R1, यह दूसरा प्रतिरोध है R2 और यह तीसरा प्रतिरोध है R3। अब क्योंकि बैटरी के प्लस सिरे से वैद्युत धारा निर्गत होगी और वैद्युत धारा जब निर्गत होगी तो अब इस बार आप देखोगे तो यह धारा आगे बढ़ रही है और इस जगह पर ये 3 भागों में डिवाइड है, 3 भागों में अलग अलग डिवाइड हो रही। और जब 3 भागों में अलग अलग डिवाइड हो रही तो इस आवेश का वितरण होगा तीनों में, तो इसका मतलब है अब इस बार धारा समान ना होकर यह अलग अलग भागों में वितरित होगी। तो इसलिए यहां पर हम लोग मान लेते हैं पहले पर धारा जा रही है I1, दूसरे पर धारा जा रही है I2 और तीसरे पर धारा जा रही है I3। अब देखो तीनों धारा मिलकर इस जगह पर आएंगी तो तीनों फिर से मिल गई। अब तीनों जब मिल जाएंगी तो I1 I2 I3 तीनों डिवाइड हुई थी I के रूप से, तो ये तीनों मिलकर फिर से क्या बना देंगे, I बना देंगे। तो पुनः I बैटरी पर प्राप्त हो जाएगा। अब यदि बात करते हैं तीनों पर विभवांतर की, तो देखो विभवांतर होता है किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का सिरों का, और यहां पर तीनों प्रतिरोधों के जो बिंदु हैं दोनों वो समान हैं, इसलिए
यहां समांतर क्रम में विभवांतर समान होगा। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे क्या कि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होगा कि समांतर क्रम में विभवांतर कैसा रहता है, समान रहता है। अब बात करते हैं विभवांतर समान रहता है तो हमने धारा I दी थी और 3 भागों में डिवाइड हो गई, तो I1 I2 I3 का मान क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि V बराबर होता है IR या V अपॉन I बराबर होता है R, तो I बराबर कितना हो जाएगा V अपॉन R। तो यहां पर पहले के लिए धारा I1 यदि लिखना चाहते हैं तो I1 बराबर कितना होगा, I बराबर होता है V अपॉन R, तो I1 बराबर होगा V अपॉन में R1। अगर बात करते हैं I2 की तो I2 बराबर हो जाएगा V अपॉन में R2, और I3 की बात करें तो I3 बराबर होगा V अपॉन में R3। अब क्योंकि हमने धारा तो I दी है और I यह 3 भागों में डिवाइड हुई है, इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं चूंकि I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के, और यदि I1 I2 I3 के योग के बराबर है तो I1 I2 I3 के मान रख देंगे इस जगह पर। तो I बराबर प्राप्त होगा, I1 का मान है V अपॉन में R1 प्लस में I2 का मान है V अपॉन में R2 और प्लस में I3 का मान है V अपॉन में R3। इस V का कॉमन कर सकते हैं और जब V का कॉमन लेंगे तो आएगा क्या, देखो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस में 1 अपॉन R3 इंटू में V। अब यह I का मान प्राप्त हुआ। अब हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, समांतर क्रम में जो प्रतिरोध लगे हैं उनका तुल्य ज्ञात करना है। मतलब तीनों के स्थान पर एक लगा देते हैं। तो यदि हम तीनों के स्थान पर एक प्रतिरोध लगा दे रहे हैं और इस प्रतिरोध का मान है R और यह बैटरी से जुड़ा हुआ है जिसका वोल्टेज है V और धारा प्रवाहित हो रही है I। अगर तीनों के स्थान पर एक प्रतिरोध लगाया जिसका प्रतिरोध R है तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन I के, या V बराबर हम लोग लिख सकते हैं IR। तो I बराबर यहां से प्राप्त होगा, देखो इस जगह रख लेते हैं मान, I बराबर प्राप्त होगा V अपॉन में R। अब I का मान V अपॉन R जब रखेंगे तो V अपॉन R बराबर क्या होगा, देखो यहां पे प्राप्त था पहले से 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस में 1 अपॉन R3 और इनटू में बाहर था V। तो देखो यह V से V कैंसिल हो जाएगा। तो हमें प्राप्त क्या हुआ सूत्र, हमको प्राप्त हो गया सूत्र 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। और यही होता है समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, भाषा में। तो क्या देखेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये 1/, को क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम। तो क्या लिख सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में लगे प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध, ये तुल्य है, तो लगे प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब 1/R, अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। क्या बताया कि समांतर क्रम में लगे प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अब यहां पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंटों में कि क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि समांतर क्रम संयोजन में क्या समान रहता है। तो अभी बोला कि विभवांतर कैसा रहता है, नियत रहता है। किस संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में। तो विभाजन किसका होता है, आवेश का, या आप बोलोगे धारा का। धारा का
विभाजन होता है। अब बात करते हैं, देखो कि जो तुल्य प्रतिरोध R आया, इसका मान तीनों से अधिक होगा या तीनों से कम होगा या तीनों के मध्य होगा। तो यहां पर फिर से एग्जाम्पल रख लेते हैं। मान लेते हैं R1 का मान है 1, मान लेते हैं यहां पर कि R1 बराबर है 1, R2 बराबर है 2 और R3 बराबर है 3 और 1/R ज्ञात करना चाहते हैं। तो 1/R बराबर 1/1 धन 1/2 धन 1/3। एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आ गया। तो 6 धन 2 तिया 6 3 धन 2, यानी कि R बराबर आ जाएगा 6/6 3 9 2 11। यानी कि ये जो मान आ रहा है 6/11, ये 1 से भी छोटा है और 1 सबसे छोटा मान था हमारा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध R है वह तीनों प्रतिरोधों से छोटा होता है। कहने का मतलब R का मान R1 से भी छोटा होगा, R का मान R2 से भी छोटा होगा और R का मान R3 से भी छोटा होता है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध तीनों से बड़ा होता है, लेकिन समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है वह तीनों प्रतिरोधों से छोटा प्राप्त होता है। अब देखो यहां पर बात करते हैं कि हम लोगों के घर में उपकरण जो यूज होते हैं, क्योंकि घरों में जो उपकरण यूज होते हैं सभी लोड बताते हैं, मतलब प्रतिरोध बताते हैं। तो घरों में जो बिजली यूज होती है, लाइट यूज होती है, वह किस क्रम में यूज की जाती है? तो देखो यह याद रखते हैं कि घरों में जो परिपथ लगाते हैं वह परिपथ समांतर क्रम में लगाया जाता है। सदैव जब हम घर में कोई भी परिपथ यूज कर रहे होते हैं तो उसका प्रयोग किस में करते हैं? समांतर क्रम में करते हैं। अब ये बात अलग है कि यदि वोल्टेज अधिक आ रहा है तो वोल्टेज का हमें विभाजन करना है तो हम लोग सीरीज बना सकते हैं या उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। देखिए आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ते हैं। इसको आप रिवाइज करिए, इसका नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।